रना रना रनु रेना रे 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 नजरिया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। भूर का तारा चैनल की अखंड भारत सीरीज में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस सीरीज में मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूं वह है 7 Years ऑफ वॉर, जो कि यूरोप की भूमि पर और यूरोप के बाहर भी तमाम सारे देशों में लड़े गए, उन पर मैं चर्चा कर रहा हूं। एक प्रश्न स्वतः ही मन में आता होगा आपके कि इस सीरीज का उन्माद तो है अखंड भारत, लेकिन ये महाशय जो बोल रहे हैं ये बता रहे हैं आपको यूरोपियन वॉर के बारे में कि जो कि यूरोप में लड़ाइयाँ लड़ी गई। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप ये भी जानते होंगे कि आज लगभग पूरा यूरोप एक है और यूरोपियन यूनियन के रूप में दुनिया में स्थित है। एक इसकी अपनी पार्लियामेंट है, इसकी अपनी सामरिक नीति है, अपनी आर्थिक नीति है, जो कि एकजुट होकर के काम करते हैं। तो आज ये एकजुट हो गए हैं 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, लेकिन उससे पहले ये आपस में भीषण लड़ाइयाँ लड़ते थे और लड़ चुके हैं और पूरी दुनिया को इन्होंने युद्ध की विभीषिका में डाल रखा है। तो मित्रों, जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें आज भी जो देश हैं उनके बीच में वैमनस्यता की भावना है, वो आज एक नहीं हो पाए, जबकि यूरोप के ऐसे झगड़ालू देश, एक दूसरे के खून के प्यासे देश आज एक हो गए हैं, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के देश एक नहीं हो पाए हैं। क्या कभी भारतीय उपमहाद्वीप के देश भी यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर एक हो सकेंगे और विश्व में एक अच्छी आर्थिक, सामरिक और राजनयिक शक्ति के रूप में उभर सकेंगे? हाँ, मेरी ऐसी तमन्ना है और इसी तमन्ना के रहते हुए मैंने आप ये सीरीज बनाई है जिसका नाम रखा है अखंड भारत। मध्ययुगीन यूरोप में एक दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करना और एक दूसरे के शासन को अपने हाथ में लेना, एक दूसरे की सत्ता को हासिल में करना, ये यूरोप में एक आम तरह की बात थी। और इसके तहत ही जो मैंने पिछला वाला आपको एपिसोड बताया था अभी भाग 3 में, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, वो लड़ा गया था, जो कि सन 1740 से लेकर के 1748 तक लड़ा गया। इसके कुछ भाग को जेनकिंस ईयर्स वॉर भी कहते हैं और कुछ भाग को किंग जॉर्जेस वॉर भी कहते हैं। यूरोपियन हिस्ट्री से रुचि रखने वाले लोग गत सोपानों में मेरा 30 Years वॉर भी पढ़ सकते हैं, स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन भी पढ़ सकते हैं, और भारत और पाकिस्तान के जो विभाजन की बातें हैं उसमें मैं आपको पहले और दूसरे सोपानों में भी प्रस्तुत कर चुका हूं। जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था उसका समापन कैसे हुआ? हर युद्ध का समापन एक संधि से होता है, एक पीस से होता है। तो यहाँ भी एक पीस हुई थी साहब, जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ एक्सेला-शैपल। एक्सेला-शैपल ये जगह पड़ती है जर्मनी राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से में, जो कि बेल्जियम और नीदरलैंड के काफ़ी करीब है, और जिसको अब एक्सेला-शैपल नहीं कहते हैं, जिसको अब आकेन कहते हैं। वहाँ पर यह संधि हुई थी। ये संधि हुई 1748 में, लेकिन इसके कुछ ही साल के अंदर ही फिर एक दूसरे युद्ध की शुरुआत हो गई, और इसमें 7-8 साल भी नहीं लगे पूरे यूरोप को एक लंबे युद्ध में शामिल होने में। इन देशों के शासक और शासिकाओं के दिलों में विस्तार और प्रतिशोध की आग कभी भी ठंडी नहीं हुई, और अब ये इस बड़े युद्ध में फिर से शामिल होने जा रहे थे। ये शासक थे ग्रेट ब्रिटेन के किंग जॉर्ज सेकेंड, और उसके बाद फिर किंग जॉर्ज थर्ड, फ्रांस के किंग लुईस 15, प्रशा के किंग फ्रेडरिक सेकेंड, जिनको इतिहासकार फ्रेडरिक द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं, ऑस्ट्रिया की मैरिया थेरेसा,
जिनकी वजह से ये युद्ध शुरू हुआ था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ये अब इस युद्ध में भी थी और इनकी मदद अब कर रहे थे इनके पतिदेव फ्रांसिस फर्स्ट, जो कि होली रोमन एम्परर थे और जो कि ट्रीटी ऑफ एक्सला-शैपल के ही बदौलत होली रोमन एम्परर बन पाए थे। सैक्सनी के फ्रेडरिक ऑगस्टस सेकेंड और रशिया के एम्प्रेस जो जार थी क्वीन एलिजाबेथ, और उसके बाद 1762 में थोड़े से वक्त के लिए आए थे एम्परर पीटर थर्ड, और उसके बाद आई थी कैथरीन सेकेंड, जिनका कि काफी लंबा शासनकाल रहा और जिनको इतिहासकारों ने बात को कैथरीन द ग्रेट के नाम से इतिहास में जगह दी। स्पेन शामिल हुआ इसमें, काफी देर से शामिल हुआ, भले ही 1761 में शामिल हुआ, लेकिन किंग चार्ल्स थर्ड इसके उस समय शासक थे और स्वीडन के शासक थे किंग एडोल्फ फ्रेडरिक। इनकी बहुत इच्छा थी कि ये बाल्टिक सी को पार करके जर्मन लैंड पर कब्जा करें। और नवा जो देश था साहब, जो काफी देर में शामिल हुआ युद्ध में, वो था किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। इनके शासक थे फर्डिनेंड थर्ड और नेपल्स भी इनके अधीन आते थे। तो मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं कि अभी ट्रीटी ऑफ एक्सला-शैपल को समाप्त हुए 6 साल भी नहीं हुए थे कि फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में कब्जा करने के लिए आपस में भिड़ पड़े। वर्ष था 1754। पहले 2 साल ग्रेट ब्रिटेन के लिए बहुत बुरे रहे। 3 जगहों पर फ्रांस के अच्छे खासे फोर्ट थे, जिनको हम कहेंगे फोर्ट क्राउन पॉइंट, नियागरा और ड्यूकेन। इंग्लैंड ने कोशिश की कि इन पर कब्जा कर लें, लेकिन इंग्लैंड इन पर कब्जा नहीं कर पाया। इंग्लैंड की स्थिति, इंग्लैंड नहीं कहूंगा मैं अब मैं इसे कहूंगा ग्रेट ब्रिटेन। सन 1707 में ट्रीटी ऑफ यूनिफिकेशन से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का यूनिफिकेशन हो गया था। क्वीन एन के वक्त में हुआ, जिससे कि अब इंग्लैंड की जगह ये थी ग्रेट ब्रिटेन कहलाने लगी। तो ग्रेट ब्रिटेन कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन सन 1757 में एक बात हुई। विलियम पिट द एल्डर वो यहाँ की पार्लियामेंट में आ गए और विलियम पिट द एल्डर वो जनता को लेने वाले आदमी थे। वो जनता को किस तरह से मोटिवेट करना है वो जानते थे। वही मोटिवेशन का काम उन्होंने किया और सारे जो ब्रिटिश इंटरेस्ट थे उनको उन्होंने इस युद्ध में लगा दिया। उत्तरी अमेरिका के युद्धों के बारे में बताऊं और जेम्स वॉल्फे के बारे में बताऊं, मैं विलियम पिट द एल्डर के बारे में बताऊंगा आपको, थॉमस पिट। तो ये विलियम पिट द एल्डर उन्हीं थॉमस पिट के पोते थे, जो कि कुछ साल पहले भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन मद्रास के प्रेसिडेंट या गवर्नर रह चुके थे। उन्होंने अपनी इस गवर्नरशिप के दौरान एक गुलाम के पास का एक हीरा अपने कब्जे में ले लिया था और उस कब्जे लेने की कहानी भी बड़ी अजीबोगरीब है। कहते हैं कि एक गुलाम था, उसके पास ये हीरा था। उसने ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो कि कैप्टन रैंक का था, उससे कहा कि अगर वो उस कैप्टन उस गुलाम को आजाद करवा देगा तो वो गुलाम इसका आधा मूल्य धनराशि को गुलाम रख लेगा। कैप्टन ने वो बात मान ली और कैप्टन ने वो हीरा ले लिया, लेकिन गुलाम को आजाद नहीं किया, वरन उसको जिंदगी से ही आजाद कर दिया, उसको मार डाला। बात को ये हीरा बाजार में किसी व्यापारी के हाथ में आया और उस व्यापारी के माध्यम से ऐसा कहा जाता है कि थॉमस पिट ने उस व्यापारी से उस हीरे को खरीदा। हिंदुस्तान में जो भी चीजें ये प्राप्त कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स, वो कानूनी तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ही संपत्ति होते थे। थॉमस पिट उस हीरे को स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने चोरी से इसको इंग्लैंड ले गए और अपने बेटे के जूते में छुपा करके ले गए। जब इंग्लैंड में ले गए तो उन्होंने इसके लिए एक तो खरीदार ढूंढने शुरू किए, दूसरा इनको तराशना शुरू कर दिया। तराशने से पहले यह हीरा 410 कैरेट का था और तराशने के बाद यह हीरा 140.6 कैरेट का निकला। तो यानी काफी कुछ हिस्सा इसका निकल गया, लेकिन उस निकलने वाले हिस्से को भी थॉमस पिट ने रशिया के जो जार थे उनको बेचा और उनसे बेशुमार दौलत हासिल कर ली। बाकी जो 140 कैरेट था शुद्ध कैरेट
का हीरा था, जिसको डायमंड पिट भी कहा जाता है, वो उन्होंने बेचा फ्रांस के शासक के रीजेंट को। और रीजेंट थे ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस और शासक थे किंग लुई 15। तो उनके जो रीजेंट थे, जो उनकी देखभाल कर रहे थे, उनकी तरफ से राज्य कर रहे थे, ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस, उनको बेचा। और किस दाम में बेचा? लगभग 1,35,000 पाउंड में। इस धनराशि से थॉमस पिट ने इंग्लैंड में तमाम सारे बोरोज को खरीदा जिनको की वोटिंग राइट्स प्राप्त थे, और उन्हीं वोटिंग राइट्स के बदौलत वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रवेश कर सके। सन 1758 और 1759 के साल अब फ्रांस के लिए बुरे हो गए। पहले तो 1754 1756 इंग्लैंड के लिए बुरे थे, लेकिन 1758 और 1759 के साल अब फ्रांस के लिए बुरे रहे और इंग्लैंड के अच्छे दिन आ गए। कैसे अच्छे दिन आ गए? 3 फोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। फोर्ट क्राउन पॉइंट, जूकेन और नियाग्रा, जो कि फ्रेंच के कब्जे में थे। इन पर कब्जा किसने हासिल कर लिया? ग्रेट ब्रिटेन ने। और ग्रेट ब्रिटेन के जो शक्तिशाली जनरल थे उनका नाम था जनरल जेम्स वोल्फे। जेम्स वोल्फे ने अंततः जब क्यूबेक का घेरा किया तो क्यूबेक के घेरे में ही उनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन मृत्यु से पहले उनको यह समाचार मिल गया था कि क्यूबेक पर ब्रिटिश झंडा फहरा दिया गया है और वो ब्रिटेन के कब्जे में आ गया है। तो इस तरह से उन्होंने युद्ध के क्षेत्र में जनरल वोल्फे, जो कि खुद एक जनरल के ही बेटे थे, उन्होंने वीरगति प्राप्त की। इसके बाद ये घटना है 1759 की, और इसके बाद सन 1760 में मॉन्ट्रियल पर भी ब्रिटेन का कब्जा हो गया। तो फ्रांस का जो एक सपना था कि उत्तरी अमेरिका में वो अपना न्यू फ्रांस बनाएंगे, इस तरह से नामकरण उस समय किया भी जाता था इन देशों के द्वारा अपने अपने देश के नाम पर, वो सपना चकनाचूर हो गया। और बची खुची जो उम्मीद थी वो कैरिबियन सी में जो ब्रिटिश और फ्रेंच की जो लड़ाई हुई क्यूबा में और दो और जगहों पर, वहां पर हवाना में जो फ्रांस को जो पराजय मिली ब्रिटिश हाथों से, उससे फ्रांस का मनोबल एकदम से गिर गया। अब हम देखिए, थोड़ी सी हम बात करते हैं इंडियन कॉन्टिनेंट के बारे में। आपने सुना होगा फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर, तो थर्ड कर्नाटिक वॉर। हम थर्ड कर्नाटिक वॉर पर आ जाते हैं। यहां पर एक तो कंपनी थी साहब, फ्रेंच कंपनी फॉर ईस्टर्न ट्रेड, जो फ्रांस की थी, और दूसरी कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोनों इनके भारत के अंदरूनी मामलों में दोनों ने दखलंदाजी की, और प्रांत था कर्नाटक। तो कर्नाटक के नवाब की डेथ के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। उत्तराधिकार का युद्ध किसके बीच में हुआ? चांदा साहब और नवाब मोहम्मद अली खान वालाजह। ये युद्ध शुरू हुआ 1751 में। चांदा साहब की तरफदारी की फ्रेंच जनरल डुप्ले ने, और नवाब और मोहम्मद अली खान वालाजह की मदद की क्लाइव ने। तो जब युद्ध हुए, फ्रांस की हार हुई और मोहम्मद अली खान वालाजह को सन 1752 में कर्नाटक की गद्दी प्राप्त हो गई। तो अर्काट से भी फ्रेंच को हरा दिया गया और पूरे समूचे कर्नाटक से भी फ्रेंच को हरा दिया गया। उधर 1752 में ही एक और घटना घटी कि चांदा साहब की जो कि प्रतिद्वंदी थे, वो अपने ही सैनिकों के द्वारा अपने ही कैंप में मार डाले गए। इस प्रकार मोहम्मद अली खान वालाजह निर्विवाद नवाब बन गए। लेकिन नकेल किसके हाथों में थी? नकेल हाथों में थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और इसका श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। अब एक घटना और घटी साहब, यहां से करकाट से लगभग 1800 किलोमीटर दूर उत्तर पूरब की तरफ, जिसको हम कहते हैं कैलकाटा। कैलकाटा में एक घटना घटी जिसको कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक होल या काल कोठरी की दुर्घटना। दरअसल ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसको ये नाम दिया, जो तत्कालीन ब्रिटिश इतिहासकार थे। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, और कहते हैं कि साहब ये हिंदुस्तान के क्या दुनिया के रिचेस्ट स्टेट थी उस समय बंगाल। तो सिराजुद्दौला किसी कारणवश अंग्रेज अफसरों से, अंग्रेज मुलाजिमों से नाराज हो गए और उन्होंने सबको अरेस्ट करने का हुक्म दिया। अरेस्ट करके एक ऐसी कोठरी में उनको रखा गया, तो जो कि बहुत ही छोटी कोठरी थी, और उस कोठरी में जैसे ब्रिटिश इतिहासकार बताते हैं कि 146 लोगों को
इस तरह से बंद कर दिया गया कि लोगों को एक के ऊपर एक खड़ा होना पड़ा। खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी। एक छोटी सी खिड़की थी और उस खिड़की से लोगों ने पानी भी मांगा एक भिश्ती से। भिश्ती ने कोशिश की लेकिन बात को भिश्ती भी पानी देने से मुकर गया। भूख और प्यास की तरफ से 146 में से 123 अंग्रेज मुलाजिम मारे गए, केवल 23 जिंदा बच पाए। इस घटना से पूरा इंग्लैंड भी हिल गया और साथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम थे उनके दिल में भी एक प्रतिशोध की आग प्रज्वलित हो गई। अब 1 साल के अंदर ही साहब क्लाइव ने लड़ाई लड़ी। किससे? सिराजुद्दौला से। लड़ाई लड़ने का उन्होंने निश्चय कर लिया। और क्लाइव के पास तो बहुत कम सैनिक थे, 1000 यूरोपियन सैनिक थे, और जबकि सिराजुद्दौला के पास तो 40,000 की फौज थी। लेकिन क्लाइव ने एक दुरव्य संधि की। दुरव्य संधि किससे की? सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर से। जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो मीर जाफर की अपनी सेना के साथ क्लाइव से जा मिला। सिराजुद्दौला की सेना के पैर उखड़ गए। सिराजुद्दौला ने अपनी जान बचाना उचित समझा। उन्होंने सोचा कि वो भाग करके अवध की तरफ बढ़ेंगे, अवध के नवाब की मदद ले पाएंगे। लेकिन राजमहल के पास ही उसको मीर जाफर और अंग्रेजों के सिपाहियों ने पकड़ लिया और पकड़ करके उनको कहाँ लाया गया? वापस मुर्शिदाबाद में। ये राजमहल साहब ये जगह पड़ती है, झारखंड स्टेट है, भारत की झारखंड स्टेट के एक साहिबगंज जिला है। तो वहीं पर गंगा नदी के किनारे ये राजमहल जगह है और इसके आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो राजमहल पहाड़ियों के नाम से बड़ी मशहूर हैं, बड़ी सुंदर पहाड़ियां हैं। तो वहां पर कुल कहने का मतलब ये है कि सिराजुद्दौला को पकड़ करके मुर्शिदाबाद लाया गया। मुर्शिदाबाद में 2 जुलाई को उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने वाला कौन था? किसके निर्देश पर हत्या की गई थी? मीर जाफर के बेटे के निर्देश पर उनकी सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। इस प्रकार मीर जाफर के लिए नवाबी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन जो भी उनको नवाबी करनी थी वो अंग्रेजों के अधीन करनी थी। जो क्लाइव चाहते, क्लाइव के अनुसार ही उनको चलना था। इसी के साथ चंद्रनगर पर भी ब्रिटिश का कब्जा हो गया। और एक और जगह है जिसको हम कहना चाहेंगे आपको, नदर्न सरकार। तो नदर्न सरकार पर भी 1758 में क्लाइव ने फ्रांसीसी सेनाओं को निकाल बाहर कर दिया और उस पर ब्रिटेन का कब्जा करवा दिया। अब उसके अगले साल क्या हुआ? सन 1760 में एक बहुत फेमस बैटल हुआ था जिसको कहते हैं बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। वॉन्डिवॉश एक ऐसा स्थान है कि जो कि इस वर्तमान में तमिलनाडु में पड़ता है और उत्तर पूर्वी हिस्से में लगभग तमिलनाडु के नक्शे में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप वॉन्डिवॉश को पाएंगे। ब्रिटिश उच्चारण है वॉन्डिवॉश। मैं उसी उच्चारण का यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि आम जनता में वॉन्डिवॉश शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर फ्रेंच सेनाएं थी कॉन्टे डी लैली की लीडरशिप में और जिनको मदद दी गई थी मराठों की तरफ से। लेकिन उनको कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा और दिन था साहब ये जनवरी 1760 कि जबकि बुरी तरह से फ्रेंच सेनाओं की पराजय हुई। और फिर 22 जनवरी 1761 को पौंडीचेरी में इंडिया कंपनी के सामने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। लाली की सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हीं फ्रेंच पराजयों और घटनाक्रम के साथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच शक्ति के बंगाल और कर्नाटक और नदर्न सरकार समेत समूचे भारत से पैर उखड़ गए। ब्रिटेन एक प्रभावी शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गया। अमेरिका और भारत के निर्णायक तौर पर फ्रांस से औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा से निकाले जाने में और ग्रेट ब्रिटेन का ग्रेट ब्रिटेन का अमेरिका और भारत में प्रभुत्व स्थापित करने में 2 वीरों का नाम, 2 अंग्रेज अफसरों का नाम महत्वपूर्ण है। पहला जेम्स वोल्फे जिन्होंने कि उत्तरी अमेरिका में ग्रेट ब्रिटेन का झंडा लहराया और दूसरा रॉबर्ट क्लाइव जिन्होंने कि बंगाल में ब्रिटेन का झंडा फहराया प्लासी के युद्ध के ब्रिटेन के हक में करते हुए। रॉबर्ट क्लाइव को काफी सम्मान मिला जब वो इंग्लैंड में गए। उनको बैरन ऑफ प्लासी भी कहा गया, उसका नवाजा गया सम्मान से और उसके बाद उनको लॉर्डशिप भी मिली। लेकिन उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ, उनकी आलोचनाएं भी हुई और
उनका मानसिक संतुलन आखिरी वर्षों में चला गया। जहां जनरल वोल्फे की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई, एक वीर गति प्राप्त उन्होंने की, क्योंकि उनकी मृत्यु से पहले उनको ये समाचार मिल गया था कि क्यूबेक, जिस पर कि वो उन्होंने सीज क्यूबेक का किया था, क्यूबेक ग्रेट ब्रिटेन के हाथों में आ गया, तो उनको एक अच्छी मौत मिली। लेकिन वहीं रॉबर्ट क्लाइव ने सन 1774 में अपने 49 साल की उम्र में स्वतः अपना गला रेत करके आत्महत्या की अपने लंदन स्थित आवास में। तो 18वीं सदी के आते आते इस तरह से औपनिवेशिक साम्राज्य के आधिपत्य और विस्तार के लिए इंग्लैंड और फ्रांस हमेशा विरोधी खेमों में रहे और आपस में लड़ते रहे। उनके लिए उपनिवेश महत्वपूर्ण था, ट्रेड और कॉमर्स उनके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण था। यूरोप में जरूर साइड चेंज होते रहे, पक्ष बदलते रहे, जैसे कि जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था उसमें ग्रेट ब्रिटेन ने ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में ऑस्ट्रिया का साथ दिया था, लेकिन इस समय वो ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दे रहा था। 7 ईयर्स वॉर में ग्रेट ब्रिटेन किसका साथ दे रहा था? प्रशा का। और फ्रांस प्रशा का साथ नहीं दे रहा था, जो कि उसने ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में दिया था। अब की वो साथ दे रहा था फ्रांस ऑस्ट्रिया का के साथ मिलकर के लड़ता, और फ्रांस के जो 3 बूरबोन स्टेट्स थी वो भी इस युद्ध में फ्रांस के की तरफ से ही लड़ाई लड़ रही थी। तो इस तरह से मित्र और शत्रु के इनके जो समीकरण थे ये बदलते गए। साहब, ये जो 7 ईयर्स वॉर हुआ ये 6 फ्रंट्स पे लड़ा गया। पहला फ्रंट उत्तरी अमेरिका, जो मैंने आपको अभी चर्चा कर ली है। दूसरा फ्रंट कैरिबियन सी में मुख्य तौर पर क्यूबा और हवाना में। और तीसरा गैबोन और सेनेगल नदी के मुहाने पर फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में। चौथा साहब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में, जो मैंने आपको अभी जिस पर चर्चा कर ली है, कर्नाटक, बंगाल, नदर्न सरकार, चंद्रनगर, इसके बारे में। और पांचवा है फिलीपींस में स्पेन का शासन था, और स्पेन युद्ध के आखिरी दिनों में शामिल हुआ था सन 1762 में। तो वहां पर सन 1762 में ब्रिटिश फोर्सेस ने मनीला पर कब्जा कर लिया और स्पेन की सेनाओं को उखाड़ फेंका। स्पेन की सेनाएं देहातों में रिट्रीट कर गई। हालांकि बाद को फिलीपींस, ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा फिलीपींस को दोबारा वो हासिल हो गया मनीला। और छठवां जो फ्रंट था वो था यूरोप का मेन फ्रंट। अब हम आते हैं यूरोप के मेन फ्रंट पर। यूरोप के मेन फ्रंट पे क्या हुआ कि प्रशा के जो शासक थे फ्रेडरिक II, जिनको इतिहासकार फ्रेडरिक द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने सैक्सनी पर अटैक कर दिया। सैक्सनी बिल्कुल लगा हुआ है, जो कि इस समय जर्मनी वाले हिस्से में पड़ता है। तो प्रशा से उन्होंने एकदम से सैक्सनी पर अटैक कर दिया और सैक्सनी को हासिल कर लिया। सैक्सनी की फोर्सेस को उन्होंने अपनी तरफ मिलाया, उनकी फोर्सेस से भी रिक्रूट किया, और साथ में जर्मन लैंड के जो छोटे मोटे और देश थे उन पर भी फ्रेडरिक II ने कब्जा कर लिया, और वहां के लोगों को, वहां के सैनिकों को अपनी रण चातुर्यता से समझा बुझा करके, इंसेंटिव्स दे करके, प्रलोभन दे करके अपनी सेना में शामिल कर लिया कि हमारी सेना की तरफ से आप लड़ाई लड़िए, और लोग उसमें शामिल हो गए। इस प्रकार फ्रेडरिक द ग्रेट की सेना का वॉल्यूम का आकार बढ़ गया, और जब ये आकार बढ़ गया तो फ्रेडरिक द ग्रेट ने चढ़ाई चढ़ दी बोहेमिया पर। बोहेमिया ऑस्ट्रिया के अधीन हुआ करता था, और बोहेमिया की राजधानी थी प्राग का घेरा भी डाल दिया। आप जानते हैं आज की तारीख में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। उस समय भी बोहेमिया की राजधानी प्राग थी। अब स्पष्ट हो गया था कि प्रशा अपनी विस्तारवादी नीति से नहीं हटेगा और यूरोप में विस्तार करेगा। तो यूरोप के बाकी देश एकजुट हो गए। यानी कौन से देश? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और रशिया, और साथ में जो जर्मन देश भी जो थे जिन पर कब्जा कर लिया था, सैक्सनी और दूसरे 2 जर्मन के देश थे, वो भी एक साथ हो लिए। तो अब सबके सब चढ़ाई चढ़े किस पर? प्रशा पर। फ्रांस ने पश्चिम से चढ़ाई कर दी, पश्चिमी प्रशा पर चढ़ाई कर दी पश्चिम से, और पूरब से रूस की जो जार थी एलिजाबेथ, उन्होंने चढ़ाई चढ़ दी, और इस कदर चढ़ाई चढ़ी कि ब्रिंडनबर्ग, बर्लिन पर भी उनका कब्जा हो गया।
नॉर्थ की तरफ से, उत्तर की तरफ से स्वीडन ने चढ़ाई की। और स्वीडन के राजा थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, किंग एडोल्फ फ्रेडरिक। उन्होंने चढ़ाई चढ़ दी और पोमेरेनिया से होते हुए वो जर्मनी में घुस गए, यानी प्रशा में घुस गए। और इसी प्रकार ऑस्ट्रिया ने अपने सिलिशिया वाले प्रांत, जो कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में जो ऑस्ट्रिया ने खो लिए थे, प्रशा को चले गए थे, उन पर दोबारा कब्जा करने के लिए सिलिशिया पर चढ़ाई चढ़ दी। अब चारों तरफ से प्रशा के शासक फ्रेडरिक सेकेंड, जिनको फ्रेडरिक द ग्रेट भी कहा जाता है, वो घिर गए और उनकी हालत बहुत पतली हो गई। लगा कि अब वो हार ही जाएंगे, लेकिन तभी कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो कि प्रशा के हित में थी। एक घटना तो ये थी कि फ्रांस को उपनिवेशों में बड़ी बुरी हार मिली थी, ब्रिटेन के हाथ बहुत बुरी हार मिली थी और उसके संसाधन बहुत कम हो गए थे। दूसरा क्या कि सन 1762 में क्वीन थी रूस की एम्प्रेस एलिजाबेथ, उनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद और अच्छा क्या हुआ, ये एलिजाबेथ प्रशा के राजा फ्रेडरिक सेकंड की धुर विरोधी थी और उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं की लीडरशिप में बर्लिन पर भी कब्जा हुआ था। जब एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई 1762 में, तो उनकी जगह पर एम्परर बने पीटर थर्ड। पीटर थर्ड प्रशा के शासक के बड़े प्रशंसक थे, वो फ्रेडरिक द ग्रेट को अपना आदर्श मानते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी प्रशा ने कब्जा किया था प्रशा की भूमि पर, वो प्रशा को वापस लौटा दिया। और इतना ही नहीं, अपनी फोर्सेस को ये आदेश दिए कि वो अब प्रशा की तरफ से युद्ध में लड़ेंगे, यानी प्रशा के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, वरन प्रशा की तरफ से और देशों से, ऑस्ट्रिया और दूसरे तीसरे देशों से लड़ेंगे। ये बात कुछ हजम नहीं हुई नोबल्स को, जो कि रशियन नोबल्स थे, और उन्होंने पीटर थर्ड को तुरंत ही निकाल दिया। कुछ ही महीने पीटर थर्ड प्रशा की गद्दी पर बैठे रहे, लेकिन पीटर थर्ड की जो बेगम थी, जो पत्नी थी कैथरीन सेकेंड, उनको उन्होंने जार बनाया, उनको अपना साम्राज्ञी बनाया। कैथरीन सेकेंड भी जर्मन राजकुमारी थी, तो उनका भी बहुत मन नहीं था कि वो प्रशा से ज्यादा लड़ाई लड़े। तो उन्होंने एक नई पॉलिसी अपनाई, जिसको कहते हैं साहब बेनेवोलेंट न्यूट्रलिटी। ना तात्पर्य यह है, ना तो प्रशा की तरफ और न दूसरे राष्ट्रों की तरफ। तो इस तरह से रशिया भी युद्ध से अलग हो गया। अब आप देखिए कि स्वीडन के जो शासक थे किंग एडोल्फ फ्रेडरिक, वो इतने बुद्धिमान नहीं थे जितने कि फ्रेडरिक द ग्रेट थे। प्रशा के फ्रेडरिक द ग्रेट जितने बुद्धिमान थे, उतना किंग एडोल्फ फ्रेडरिक नहीं थे। तो लिहाजा वो भी युद्ध से अलग होने लगे। फ्रांस युद्ध से अलग हो ही गया क्योंकि उसका नुकसान हो गया था। हालांकि फ्रांस ने कोशिश की आखिरी में सन 1761 में, उसको याद आई अपने बूर्बो वंश की, और बूर्बो वंश के जो शासक थे वो राज कर रहे थे स्पेन में और सिसिलीज और नेपल्स में। स्पेन में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि स्पेन में उस समय किंग चार्ल्स थर्ड थे, और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के जो शासक थे वो फर्डिनेंड थर्ड थे, और नेपल्स भी उनके अधीन था। तो इन तीनों ने एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसका नाम था फैमिली कॉम्पैक्ट। तो इस फैमिली कॉम्पैक्ट के जरिए फिर ये युद्ध में कूदने का निर्णय फ्रांस का था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। स्पेन ने बहुत रुचि नहीं ली, क्योंकि स्पेन की शक्ति भी काफी क्षीण हो गई थी। स्पेन के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उस एरिया में थे नहीं, और साथ में किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के जो शासक थे फर्डिनेंड थर्ड, वो युद्ध से काफी विरत रहे। उन्होंने कोशिश की कि युद्ध में ज्यादा शामिल ना हो। अब ऑस्ट्रिया लगभग अकेला ही बढ़ गया। तो अब साहब हर एक युद्ध के बाद जो होता है वही इसमें भी हुआ, यानी पीस, यानी संधि। तो दो संधियां हुई साहब, एक सन 1763 में, एक हुई ट्रीटी ऑफ हर्ट्सबर्ग में, और दूसरी हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो ये हुआ 1763 में। ट्रीटी ऑफ हर्ट्सबर्ग में यूरोप के तीन राष्ट्रों के बीच में, तीन देशों के बीच में ये संधि हुई थी, सैक्सनी, प्रशा और ऑस्ट्रिया। और ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई औपनिवेशिक साम्राज्य में जो लोग लड़े थे, यानी फ्रांस, स्पेन और
ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। तो इस तरह से साहब ये युद्ध 1763 में ख़त्म हो गया, लेकिन एक अपार जनहानि हुई। लगभग 12 लाख सैनिक तो युद्ध के क्षेत्र में मारे गए, और लोग ये भी कहते हैं कि लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोग युद्ध जनित विभीषिकाओं, भूख, प्यास और बीमारियों से यूरोप में मारे गए। तो इस प्रकार इतना बड़ा ये युद्ध हुआ कि जिसमें 18 से 20 लाख लोगों की जानें गई, और 7 साल के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ। वो फिर एक पीस के बाद, जिसमें कि ज़्यादा बहुत अंतर यूरोप की मेनलैंड में नहीं हुआ। ये युद्ध यूरोप के बाहर भी लड़ा गया था, उपनिवेशों में लड़ा गया था, जिसका मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ। वहाँ कितने लोग मारे गए जो कि यूरोपियन नहीं थे, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं हुई। तो ये था साहब यूरोप। वही यूरोप जो आजकल यूरोपियन यूनियन बना हुआ है, वही यूरोपियन जिसकी एक पार्लियामेंट है, जिसकी आप आज एक फॉरेन पॉलिसी है, जिसकी एक इकोनॉमिक पॉलिसी है। क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी किसी दिन एकजुट होकर के इसी तरह की यूनियन बना सकेगा? चलिए, हम उम्मीद करते हैं। मैं अगले सत्र में फिर उपस्थित होऊंगा आपके सामने, और तब मैं बात करूंगा नेपोलियनिक वॉर्स की, और साथ में थोड़ा बहुत जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई उसके बारे में भी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए सुदन चंदोला को। नमस्कार, खुदा हाफिज।